हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। मैं आपके लिए लाया हूं फिजिक्स क्लास 10th, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीनों चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, अच्छे से समझनी पड़ेंगी। फॉर्मूला भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आपके पास फिजिक्स में दो ही चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं क्लास 10 साइंस के पेपर में। एक तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है लाइट। लाइट हमने डिस्कस कर लिया है। लाइट के वीडियो के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा अच्छे से समझिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए। जो क्वेश्चंस हम यहां करने वाले हैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इसका ग्राफ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन आपको लिखनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ हमेशा डिफाइन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है और जिस कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। सपोज दिस इज अ कंडक्टर और इसको आपने कनेक्ट किया है एक बैटरी से। दिस इज अ की, ये आपके पास है एक सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। सपोज दिस सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ V और ये करंट पास करेगा इस कंडक्टर में से I। ठीक है, इफ दिस इज अ कंडक्टर एंड देयर विल बी V पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के दोनों साइड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो V है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस पोटेंशियल डिफरेंस which is developed across this potential difference which is developed across the conductor ends, developed across the conductor ends। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों साइड पर डेवलप हुआ है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड across the conductor ends is directly proportional to current flowing through the conductor। So this directly proportional to current flowing through the conductor। माने इस कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डेवलप होगा इस और इस एंड के बीच में, ये पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट पे जो इसके अंदर से पास हो रहा है। पर कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन वी कैन राइट इट V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। हम इन दोनों का जब रेशो लेते हैं एंड दिस रेशो कम्स अ कांस्टेंट, पोटेंशियल और करंट का जो रेशो आता है ये कांस्टेंट आता है एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। नाउ R क्या है यहां पर? R है यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो आपने कंडक्टर यूज किया है बेटा, जो कंडक्टर आपने यूज किया है इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसकी कुछ करंट को रोकने की टेंडेंसी होगी। ये करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा या फिर रोकने की कोशिश करेगा, और अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो R इज रेजिस्टेंस। नाउ फॉर्मूला फॉर Ohm's law is V equals to I multiplied by R। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट करके आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारी जगह पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज ओम्स लॉ। ओके,
अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से फॉर्म आप यूज कर पाएंगे। आपको पोटेंशियल निकालना है, आप यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आपको करंट निकालना है, आप यूज कर सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, आप यूज कर सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। छोटा I या बड़ा I आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब करंट ही होता है। सो दीज आर 3 फॉर्मूलाज जो ओम्स लॉ से आते हैं और जिन वैल्यूज को आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, ओम्स लॉ में आपको याद क्या रखना है? ओम्स लॉ में आपको याद रखना है, ओम्स लॉ में आपको याद रखना है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मटेरियल क्या होना चाहिए? मटेरियल आपका कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल आपका कंडक्टर होना चाहिए। इंसुलेटर होगा, ओम्स लॉ नहीं होगा या ना के बराबर ही होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, करंट पास नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर होगा तो ओम्स लॉ वहां पर फॉलो नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, फॉर सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। फॉर सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ डज नॉट फॉलो। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए ओम्स लॉ नहीं अप्लाई किया जाता। चलिए, ओम्स लॉ में इतना पार्ट आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मूले आप इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ में V और I के बीच में ग्राफ भी बनाते हैं और ग्राफ देख लेते हैं हम एक बार। ये ग्राफ बहुत ज्यादा आता है, हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसके बेसिस पे। तो V और I के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ का। दिस इज y एक्सिस जिसके अलोंग हमने V लिया है, दिस इज x एक्सिस जिसके अलोंग हमने I लिया है। और अगर हम V और I का ग्राफ बनाते हैं तो ओम्स लॉ की कंडीशन V is proportional to I और V upon I equal to R। ठीक है, सो दिस इज ओम्स लॉ की कंडीशन। और ओम्स लॉ की कंडीशन के हिसाब से दोनों प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इंक्लाइंड टू I एक्सिस पर इंक्लाइंड ग्राफ आता है। और दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट दिस V upon I is slope। तो इस ग्राफ की स्लोप जो है वो भी आपको क्या प्रोवाइड करेगी? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको प्रोवाइड करेगी रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यह आपके पास V आएगा और यह आपके पास I आएगा। आप tan थीटा अगर यहां पर अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा एंड tan थीटा आपके पास स्लोप होता है। सो tan थीटा इक्वल टू स्लोप एंड दैट इक्वल टू V अपॉन I व्हिच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो आपको याद क्या रखना है? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और ग्राफ के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, VI ग्राफ। क्लियर? चलिए, ये था आपका ओम्स लॉ का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ओम्स लॉ में आपको 2 ग्राफ अगर दे रखे हो तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, ये मेटल M1 का ग्राफ है, ये मेटल M2 का ग्राफ है, या मटेरियल भी बोल सकते हैं आप, मटेरियल M1 मटेरियल M2 का ग्राफ है। ठीक है, और दूसरा ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, ये देखिए, दूसरा ग्राफ आपको I और V का दिया हुआ है और इस तरीके से आपको दिया है M1 और M2। नाउ आपसे बोला है कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ M1 एंड M2। ग्राफिकल मेथड से या ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इन दोनों की रेजिस्टेंस कंपेयर करिए। कैसे करेंगे? देखिए, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस होता है स्लोप, रेजिस्टेंस होता है स्लोप, और स्लोप होता है ये एंगल, स्लोप होता है ये एंगल। जितना एंगल ज्यादा, सपोज करिए है θ1, पूरा एंगल है आपका θ2। ठीक है, जितना एंगल ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना एंगल ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो M2 की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी M1 से, सो रेजिस्टेंस ऑफ M2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ M1। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, नेक्स्ट एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कि कम पोटेंशियल पे ज्यादा पोटेंशियल पे कम करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस
ज्यादा होगी। कम पोटेंशियल पे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास था स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस, यहां होगा स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यहां होगा स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस IV ग्राफ के अंदर। तो इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा है, तो हम कहेंगे ज्यादा थीटा वाले की रेजिस्टेंस कम होगी और कम थीटा वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अलग अलग मेटल है, ये ध्यान रखना, वो सेम मेटल यहां नहीं लिया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ M2 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ M1। समझ में आया आपको? दोनों अलग अलग मटेरियल लिए हैं मैंने आपके यहां पर, ठीक है, दोनों अलग अलग मटेरियल लिए हैं। मैं आपको इसको रिप्लेस करके दिखा देता हूं। दोनों मटेरियल डिफरेंट हैं, both material are different. This is A, this is B. Resistance of A is less than resistance of B. वो अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है। VI ग्राफ के लिए आप स्लोप को डायरेक्ट यूज करेंगे और IV ग्राफ के लिए आप स्लोप को रेसिप्रोकेट करके यूज करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन भी लेकर आए आपके लिए, क्वेश्चन मिला है आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड एन एमिटर हैव लो रेजिस्टेंस? एमिटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होती है? गला ही बैठ गया बोलते बोलते। चलिए, एमिटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होती है? एमिटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होती है? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। अगर आप रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, अगर आप रेजिस्टेंस को कम रखेंगे तो पूरा का पूरा करंट जो है वो एमिटर के थ्रू पास होगा, क्योंकि करंट जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, कम रेजिस्टेंस में से जाना प्रेफर करता है। तो अगर एमिटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो सारा करंट एमिटर में से जाएगा, और एमिटर का काम क्या है? एमिटर का काम है करंट को मेजर करना। तो अगर करंट सारा एमिटर में से जाएगा तो सारा करंट एमिटर मेजर कर लेगा ना, यही तो काम है उसका। इसीलिए एमिटर की रेजिस्टेंस लो रखी जाती है, बिकॉज करंट फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ एंड ऑल द करंट पासेस थ्रू द एमिटर, सो दैट एमिटर कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 2VI ग्राफ ऑफ A एंड B। IV ग्राफ दिया है, देख लो ध्यान से। IV ग्राफ दिया है, 2VI graph of A and B for series and parallel combination of two resistors are given below. Giving reason and state which graph shows series and parallel combination of resistance. चलिए सीरीज और पैरेलल की बात कर लेते हैं। यहां पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होती है, मतलब ज्यादा होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकेट करके ऐड होती है, मतलब कम होगी। रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होगी, तो हम कह सकते हैं सीरीज हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस देन पैरेलल। रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होगी, पैरेलल में कम होगी। इसमें करंट किसमें ज्यादा फ्लो कर रहा है? कम पोटेंशियल पे B में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट B में ज्यादा फ्लो कर रहा है, और अगर B में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, इनवर्स रिलेशन है दोनों का। और A में रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सो A ग्राफ है आपका किसका? सीरीज रेजिस्टेंस का। B ग्राफ है आपका किसका? पैरेलल रेजिस्टेंस का। अभी जनरल कंडीशन हमने पढ़ी थी, इससे पहले मैंने आपको ग्राफ में ये पॉइंट बताया था, ठीक है। रीजन आपको क्या लिखना है? रीजन आपको ये लिखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन हैज मोर रेजिस्टेंस एंड लेस करंट फ्लो थ्रू इट। Parallel combination has less resistance, so more current flow through it, and graph depicts the same. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन देखिए आपके पास नेक्स्ट है, potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to 1/3. potential difference को 1/3 डिक्रीज कर दिया है। चलिए देखते हैं हम इसको एक बार, इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। आगे चलेगा? नहीं चलेगा ये, चलिए कोई नहीं। हमारे पास रेजिस्टेंस सेम है, करंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे करंट का। हमारे पास होता है I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है।
तो V1 ले लिया हमने, I इज इक्वल टू V1 बाय R, V1 है स्टार्टिंग में पोटेंशियल, उसके बाद उसने क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ बिकम्स 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो पोटेंशियल आपके पास हो गई 1/3, यानी I1 आपके पास V1 बाय R है, I2 आपके पास हो गया V2 बाय R, और V2 आपके पास हो गया V1 बाय 3, तो I2 आपके पास हो गया V1 बाय 3R, ये आपके पास आएगा। रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, while its resistance remains constant, what change will be observed in the current flowing through it? करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर, उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है, और आपको बताना है नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो V1 बाय R आ गया, I1 V1 बाय R आ गया, I2 लिखेंगे हम V1 बाय R I1 के बराबर है, दिस विल बी I1 बाय 3। सेकेंड करंट आपके पास क्या हो गया, I1 बाय 3, पोटेंशियल को आपने V बाय 3 किया, पोटेंशियल को 3 टाइम्स कम किया, तो करंट भी आपका 3 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल को चेंज करिया, पोटेंशियल को चेंज किया तो करंट भी चेंज हुआ, पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल को कम किया तो करंट भी कम होगा, यानी पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये कौन बताता है, ये ओम्स लॉ बताता है। अभी हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट करी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आप यहां पर लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting a battery of 4 1.5 volt cell, a 5 ohm resistor, a 10 ohm resistor and a 50 ohm resistor all connected in series, ठीक है। पहले तो डायग्राम ही पूछ रहा है वो, 1.5 वोल्ट के 4 सेल आपने लगाए हैं, 6 वोल्ट हो गया आपका टोटल। चलिए डायग्राम बना लेते हैं एक बार, इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार डायग्राम बना लेते हैं एक बार इसका, चलो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल ज्वाइन कर दिए, की लगा दी, ये बन गया सर्किट। क्या बोला है आपको उसने, आपको बोला है 1.5 वोल्ट के 4 सेल, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के रजिस्टर जोड़े हैं और सीरीज में जोड़े हैं। चलो जी बहुत बढ़िया बात है, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 15 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस आपने जोड़े हैं, 1.5 वोल्ट की 4 सेल जोड़े हैं, यानी 6 वोल्ट हो गया। की कौन किया, करंट इसमें से आई पास हो जाएगा, करंट इसमें से आई पास हो जाएगा। और आपको क्या याद रखना है, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम रहता है अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, करंट आपका सेम रहता है क्रॉस ऑल रजिस्टर्स, करंट रिमेन्स सेम, पोटेंशियल बिकम्स डिफरेंट, पोटेंशियल हर रजिस्टर में से डिफरेंट होता है, पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो यहां पोटेंशियल मान लीजिए V1 डेवलप हुआ, यहां पोटेंशियल V2 डेवलप हुआ, यहां पोटेंशियल V3 डेवलप हुआ, करंट सब में से सेम जाएगा, करंट सब में से सेम जाएगा। सर्किट डायग्राम आपने बना दिया, क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर व्हेन प्लग की इज क्लोज्ड। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे जरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। V2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 10 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें फाइंड करना है करंट कितना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले ऐसा कोई भी सर्किट आपको दिया हो, सीरीज, पैरेलल, व्हाटएवर इज द सर्किट, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन नहीं, और भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपकी होती है 5 ओम, सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखूं क्या, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, प्लस 15, फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। डेरिवेशन बहुत कम आती है तो आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 5, 10 और 15, कितना हो जाएगा भाई,
20 और 10 30 ओम। रेजिस्टेंस आपके पास टोटल आ गई 30 ओम, ठीक है। अब आ गया ओम्स लॉ, वापस से ओम्स लॉ याद रखना जरूरी है। हमारे पास करंट आपको फाइंड करना है, I इज इक्वल टू वी बाय आर टोटल फॉर्मूला होता है हमारे पास, V बाय आर टोटल फॉर्मूला होता है हमारे पास, V बाय आर टोटल फॉर्मूला 6 डिवाइडेड बाय 30, सॉल्व करेंगे आप, दिस विल बी 1 बाय 5 और दिस विल बी 0.2 आएगा, 2 आएगा, 0.2 एम्पियर करंट आएगा आपके पास इसके अंदर, 0.2 एम्पियर आपके पास करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। 0.2 एम्पियर आपके पास करंट की वैल्यू आएगी, यानी जो करंट पास होगा इसके अंदर से दैट इज 0.2 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट, इतना करंट आपके पास पास होने वाला है। चलिए चलो करंट निकल गया, अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, और जिसमें से पोटेंशियल निकालना है उसको रख दीजिए, ये ध्यान रखना है। अगर 15 से पूछा होता तो V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर, पोटेंशियल इन 10 ओम इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। पोटेंशियल 15 में से पूछा होता तो पोटेंशियल ऑफ 15 ओम इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। वो करंट लेना है, उस करंट की वैल्यू लेनी है जो करंट रजिस्टर में से पास हो रहा है, तो आप उस रजिस्टर का पोटेंशियल निकाल पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए यहां पर देखते हैं, हमारे पास पोटेंशियल ऑफ 10 ओम निकालना है आपको, करंट आपके पास 0.2 एम्पियर जा रहा है, रेजिस्टेंस आपके पास है 10 और ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। पहला आंसर आपके पास ये था, दूसरा आंसर आपके पास ये है। क्वेश्चन आपका समझ गए होंगे आप, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड कराया। चलिए फिर से पीछे क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, when a potential difference between 2 points said to be 1 volt, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट कब होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो अगर करंट मेरे पास 1 एम्पियर हो, रेजिस्टेंस मेरे पास 1 ओम हो, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। सो व्हेन देयर इज अ कंडक्टर हैविंग यूनिट रेजिस्टेंस allows unit current to pass through it, then potential difference developed across its end is said to be 1 volt, ठीक है। हमारे पास, चलिए हम इस डेफिनेशन को एक बार बना लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना है पोटेंशियल को, 1 वोल्ट पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, और दोनों डेफिनेशन बता देंगे हम। V इज इक्वल टू W बाय Q भी होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू W बाय Q होता है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लिया आपने, R इज इक्वल टू 1 ओम ले लिया आपने, ठीक है। तो यहां से पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी, 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर एंड्स व्हेन resistance of 1 ohm of conductor allows a current of 1 ampere to pass through it, ठीक है। जब 1 ओम रेजिस्टेंस का कंडक्टर अपने अंदर से 1 एम्पियर करंट को जाने देगा, तो उसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। V इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क का यूनिट जूल होता है, और Q इज इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू W बाई Q, तो V वर्क डन आपके पास होता है 1 जूल, और चार्ज आपके पास होता है 1 कूलम। देन 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल in which 1 coulomb of charge requires 1 joule of work from one point to another point, यानी जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर जाने के लिए 1 जूल वर्क अगर आपको करना पड़ेगा, और चार्ज जो है वो 1 कूलम का हुआ, तो उस वर्क डन को कहेंगे, उस यूनिट को कहेंगे 1 वोल्ट।
क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर, चलो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, रेजिस्टेंस वाले पार्ट में। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। अभी मैंने आपको समझाया था, सेम क्वेश्चन है ये। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल, सबसे पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। 4 6 10 2 12, 12 ओम आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। पोटेंशियल आपके पास 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। करंट आप निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R, 6/2 6/12 1/2, 0.5 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। यानी ये करंट जो 0.5 एम्पियर आया है वो 2 में से भी 0.5 जाएगा, 6 में से भी 0.5 जाएगा, 4 में से भी 0.5 जाएगा। करंट आपका 0.5 एम्पियर पास होगा। तो अब अगर आपका करंट 0.5 एम्पियर पास होगा तो हम पोटेंशियल निकालेंगे 6 ओम के अक्रॉस। पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू 6 ओम मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ऐसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। चलिए देखते हैं आगे। I इंटू R6, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम आपके पास कितना आएगा, करंट आपके पास है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपके पास है 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होगा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 ओम के अक्रॉस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है इसमें, और आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। सबसे पहले चलिए रेजिस्टेंस हम एक बार देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस भी डिफाइन करेंगे और रेजिस्टिविटी भी डिफाइन करेंगे, सारा डिफाइन करेंगे, सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए रेजिस्टेंस क्या होता है तो resistance is the obstruction or the obstacle developed in the path of current, in the flow of current when current passes from the conductor। जब करंट किसी कंडक्टर के अक्रॉस पास होता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है कंडक्टर के अंदर, उस रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, उस रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, the obstruction developed across the obstruction developed across the conductor के अंदर डेवलप होने वाली ऑब्स्ट्रक्शन when there is flow of current, when there is current passes through the conductor, when there is current passes through the conductor, जब कंडक्टर के अंदर से करंट पास होगा और उस करंट में रुकावट पैदा होगी, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। सो रेजिस्टेंस इज R, ओके, R रेजिस्टेंस है, R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, R इज रेजिस्टेंस। SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम, सिंबल होता है ये। ठीक है, SI यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम और सिंबल होता है ये, याद रखना है आपको ये। चलिए इतना रेजिस्टेंस में आपको समझना है, बस इतना ही समझना है, और ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप्ड इन द पासेज ऑफ करंट व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। चलिए ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है। आगे चलते हैं, फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं हम, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझा देता हूं क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए आपके पास ये सिलेंड्रिकल
कंडक्टर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी एरिया आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एक और चीज यही समझ लेते हैं हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस, लॉन्ग वायर, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूजिया जाते हैं उसमें, तो आपको कंफ्यूजियाना नहीं है। लॉन्ग वायर हैज हाई रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर हैज लो रेजिस्टेंस। जब लेंथ की बात होगी तो हम ये याद रखेंगे, लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर लो रेजिस्टेंस। जब एरिया की बात होगी तो हम याद रखेंगे थिन वायर, थिन वायर हाई रेजिस्टेंस, थिन वायर हाई रेजिस्टेंस, थिक वायर लो रेजिस्टेंस, थिक वायर लो रेजिस्टेंस, थिन वायर हाई रेजिस्टेंस, थिक वायर लो रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की। पॉइंट आप याद रखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर लो रेजिस्टेंस, थिन वायर हाई रेजिस्टेंस, थिक वायर लो रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम दोनों फॉर्मूले को अगर आप कंबाइन करते हो, यू विल गेट R is proportional to L by A। मैं पार्टीशन कर लेता हूं क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूं कि कहां क्या क्या लिख दिया, ठीक है। R is proportional to L by A and by replacing the proportionality we will get R equals to rho L by A। नया चीज, नया नाम, नई चीज आ गई, पढ़ी है आपने। क्या है ये रो, क्या है ये रो, रो ने मतलब जाना, क्या है ये रो, रो है रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वालिटी लगाना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वालिटी लगाना है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है ये। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला निकालेंगे रेजिस्टिविटी का, आपके पास आएगा आर ए बाय एल, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा आर ए बाय एल। और हम अगर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रखें और लेंथ को 1 मीटर रखें तो आपके पास आता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो आपके पास आता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को। हाउ कैन वी डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया, हैविंग unit area, having unit area of cross section and unit length, having unit area of cross section and unit length। तो इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में और कोई भी डेफिनेशन आपको दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। चलिए, रेजिस्टिविटी का पॉइंट आपको समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल के अंदर जो भी इंटरनल चीजें होती हैं उनकी वजह से रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मटेरियल जब तक आप चेंज नहीं करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल जब तक चेंज नहीं करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की और उसके फैक्टर्स की। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की और उसके फैक्टर्स की। सबसे पहले रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आपने फॉर्मूला देखा, देखो ये है आपके पास ओम, मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओम मीटर।
ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, टेम्परेचर स्टार्टिंग में, टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, इस वजह से चेंज होती है। टेम्परेचर पहला फैक्टर है। और अगर टेम्परेचर का फैक्टर समझें तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीच में एक और फैक्टर है बट आप अभी उसको मत समझिए, अभी आपको नया कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, हम यहीं से समझते हुए चलते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, और कम करने वाला तो टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों कम हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं हम। दूसरा फैक्टर क्या है रेजिस्टिविटी को, दूसरा फैक्टर क्या है रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाला? दूसरा फैक्टर है मटेरियल, दूसरा फैक्टर है मटेरियल। और इनडायरेक्टली बोले तो नंबर ऑफ, इनडायरेक्टली बोले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनडायरेक्टली बोले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको अफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमने ऐसा मटेरियल लिया है जो कंडक्टर है तो उसके अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये जो मटेरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे कि अगर आप एक गुड कंडक्टर ले लेते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और साथ में रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सो दीज आर फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के थे। मैंने आपको यहां तक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, रुक जाओ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस का। ठीक है, याद क्या रखना है आपको इसके अंदर? याद आप ये रखेंगे कि वो आपसे पूछ सकता है लेंथ। ठीक है, पहला पार्ट लेंथ पूछ सकता है वो आपसे, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करके बताओ, और तीसरा पूछ सकता है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। तीन क्वेश्चंस जनरली अभी तक पूछे गए हैं, तो ये तीन क्वेश्चंस आपके आते हैं। लेंथ बताइए, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताइए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, या फिर सारी वैल्यू देकर रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट आप याद रखेंगे। लेंथ जो होगा वो मीटर के अंदर होगा। ठीक है, एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, और रेजिस्टिविटी तो ओम मीटर है ही है, और रेजिस्टेंस ओम है ही है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है। एरिया आप याद रखेंगे, सिलेंड्रिकल वायर आपको जनरली दिया जाता है, सिलेंड्रिकल वायर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, बट रेडियस आपको जनरली नहीं दी जाती, सीधा डायामीटर दिया जाता है। तो वैल्यू रखेंगे आप, तो डायामीटर की वैल्यू रेडियस आर बाय 2 होता है, तो आप यूज करेंगे डी बाय 2 होता है, तो डी बाय 2 यूज करेंगे, आएगा डी स्क्वायर बाय 4। तो एरिया का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर, जो डायमीटर की फॉर्म में आता है। ठीक है, यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट है आपका रेजिस्टेंस वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और पीछे जो क्वेश्चन छोड़ा था हमने वो क्वेश्चन एक बार करते हैं। चलिए, ठीक है, पीछे क्वेश्चन छोड़ा था हमने, क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेजिस्टेंस चेंज कैसे होती है लेंथ वेंथ पर उसको डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए जरा आइए, ये रहा क्वेश्चन। कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर। मैंने बोला था अभी डायमीटर दिया होगा आपको, डायमीटर दिया हुआ है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6, रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? लेंथ पूछ ली, मैंने अभी आपको बोला है लेंथ पूछ सकता है। When its resistance is 14 ohm, 14 ओम की रेजिस्टेंस है।
हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को आप डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। वैल्यूज एक बार और देख लेते हैं इसकी क्या क्या वैल्यूज थी। तो 0.2 mm डायमीटर है, 1.6 10 की पावर -8 और 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार ये वाला हम। हाँ चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस दिया था, पेन चेंज करता हूं मैं, रेजिस्टेंस दिया था 14 ओम, लेंथ तो फाइंड करनी है, डायमीटर दिया है 0.2 mm और रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दे रखी है आपको। मेरे हिसाब से इतना आपका डेटा है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार डेटा क्या क्या है। चलिए डेटा देख लेते हैं हम एक बार, है ना, डेटा देख लेते हैं हम एक बार, ये रहा डेटा। तो 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है आपका, रेजिस्टिविटी 1.6 10 की पावर -8 है, रेजिस्टेंस 14 है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फॉर्मूला निकाल लो, इसमें से लेंथ का फॉर्मूला देखो, L इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय रो, सॉल्व करेंगे आप। रेजिस्टेंस 14, एरिया आपको 0.2 मिलीमीटर से एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 और सेंटीमीटर से मीटर में 100 यानी 1000। तो मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 0.2, यह आपके पास आ जाएगा 0.2, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ जाएगा आपके पास। तो एरिया आप निकालेंगे, एरिया आपके पास आएगा π/4 d स्क्वायर यानी 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। वैल्यू पुट करेंगे रेजिस्टिविटी की, इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आपके पास आ जाएगा। यूनिट आपने स्टैंडर्ड लगा ली है सारी। चलिए लेंथ निकाल लेते हैं हम। लेंथ आपके पास कितना आएगा देखो, 14, 1.6 और सॉल्व करते चलो। 14 मल्टीप्लाइड बाय पाई को रखते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। 10 की पावर -3 करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। 8 ऊपर चला आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 16 इंटू 4 करेंगे तो 6.4 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है जी, 6.4 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। चलिए बहुत अच्छी बात है। पॉइंट रिप्लेस करेंगे, ये आपके पास 4 आया, 4 को 4 से कैंसिल कर दो तो 16 ही बच गया, यहां पे हटाओ इसे, ये 1.6 बच गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 0.01 बच गया आपका, 0.01 बच गया। लेंथ देखते हैं हम आपको, देखो 14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 10 की पावर -6 और 8 +2 आ गया, यहाँ पर +2 ये आ गया और ये -2 हो गया, खत्म, 0 ही खत्म हो गया वैल्यू। ये बच गया आपका 14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1.6, ये वैल्यू बच गई आपके पास। चलिए पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, नीचे 100 बचेगा, ऊपर 10 बचेगा, कैंसिल करके नीचे 10 बचेगा और 160 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 160, ये वैल्यू आएगी। कैंसिल कर दीजिए आप इसको, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करके काट पीट के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास ऐसे वैल्यू आएगी। ये मेथड है आपका सॉल्व करने का। इस तरीके से आप जो भी आपके पास सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड ही करना है, इसके बाद तो कुछ बचा है नहीं इसके अंदर। चलिए तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, दो की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया था बट आगे भी हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज रेजिस्टेंस में आपको पॉइंट कौन से याद रखने हैं? सीरीज रेजिस्टेंस में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, करंट अमाउंट सेम रहता है, तो करंट थ्रू रेजिस्टर रिमेन्स सेम, करंट रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। पैरेलल की भी बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट थ्रू रेजिस्टर रिमेन्स डिफरेंट, हर रजिस्टर में से करंट जो है वो डिफरेंट होता है।
ठीक है। सीरीज में दूसरा पॉइंट क्या है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स। पोटेंशियल अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। पोटेंशियल इज सेम इन ऑल पैरेलल रजिस्टर्स। जितने भी पैरेलल रजिस्टर जुड़े हुए हैं सारे पैरेलल रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है पैरेलल में। चलिए फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्मूला डायरेक्ट आप ऐड कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पॉइंट एक रिमेंबर आप यहां पर रखेंगे, क्या याद करने वाला पॉइंट है, समझ के चलने वाला पॉइंट है कि जब भी आपकी फाइनल वैल्यू आएगी यू विल रेसिप्रोकेट द वैल्यू। जब भी आपकी फाइनल वैल्यू आएगी तो आपको वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, याद रखना है। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे इसके अंदर, चलिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। अगर दो रजिस्टर पैरेलल हैं, यहां देख लीजिए, अगर दो रजिस्टर पैरेलल हैं, फॉर्मूला कई बार मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। पैरेलल टू रजिस्टर्स अगर आपके पास हैं, पैरेलल टू रजिस्टर्स, तो आर पैरेलल की वैल्यू आती है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो। आर पैरेलल की वैल्यू आती है, आर पैरेलल की वैल्यू आती है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे Rp की वैल्यू आ जाएगी, देखिए एलसीएम लेंगे हम R1 R2 और वो रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऊपर रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला भी, और मल्टीपल चॉइस में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। ऐसे ही अगर आप पैरेलल में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूज करेंगे, 3 रजिस्टर्स आप अगर यूज करते हैं, चलिए अगर आप 3 रजिस्टर यूज करते हैं तो 3 रजिस्टर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, देखो 3 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला क्या आता है। 3 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला आता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2, नहीं, 3 रजिस्टर के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आता है उसको बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। 3 रजिस्टर के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आता है उसको बना के दिखाते हैं। चलिए 3 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 3 रजिस्टर के लिए आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है दैट इज Rp इक्वल टू, देखो एलसीएम में आएगा R1 R2 R3, वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, R1 R2 R3, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ऊपर की वैल्यू जो आएगी R1 के लिए R2 R3 आएगी, R2 के लिए R1 R3 आएगी, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। दिस विल बी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा। और ये फॉर्मूला मल्टीपल चॉइस में आप सीधा सीधा पुट कर सकते हैं, सीधा सीधा यूज भी कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं वो बता दिए। चलिए एक और टॉपिक है इसके अंदर, चेंज इन रेजिस्टेंस। लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई, लेंथ को कम किया रेजिस्टेंस कितनी कम हो गई, एरिया को बढ़ाया रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इसके अंदर याद रखना है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वायर मटेरियल डज नॉट चेंज, वॉल्यूम ऑफ वायर मटेरियल डज नॉट चेंज। अगर आप वायर को लंबा करते हैं खींचकर या छोटा करते हैं, एक के ऊपर एक करके डबल करते हैं, वायर के मटेरियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि हम कहें वॉल्यूम ऑफ वायर चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आप याद रखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई वायर थी जिसका एरिया ए था,
A1 था और लेंथ L1 थी, वायर को खींचकर लंबा कर दिया है, वायर को खींचकर लंबा कर दिया है, लेंथ A2 हो L2 हो गई है, एरिया A2 हो गया है। दोनों ही चीजों में क्या सेम रहेगा? दोनों ही चीजों में सेम रहेगा, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वायर इसका और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया आपने चेंज नहीं किया, लेंथ आपने खींच दी, लेंथ खींचोगे एरिया चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम वायर का सेम रहेगा। और वॉल्यूम सेम रहेगा तो आपको याद रखनी है कंडीशन के रेशो आ जाएगा आपके पास L1 बाय L2 इक्वल टू A2 बाय A1, यह आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, ये रेशो आप याद रखेंगे। तो आपको अगर बोला कि लेंथ ऑफ वायर डबल कर दी हमने, लेंथ ऑफ वायर डबल कर दी हमने, लेंथ ऑफ वायर डबल कर दी, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वायर डबल कर दी तो देखो यहीं से बताता हूं, लेंथ ऑफ वायर L2 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ L1, लेंथ ऑफ वायर डबल करी माने L2 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ L1, तो हमारे पास क्या, इसी फॉर्मूले को आप एम्प्लाई कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो L1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L1 इज इक्वल टू A2 बाय A1, ठीक है, L1 से L1 कैंसिल हो गया, A1 उधर शिफ्ट करो, A2 आपके पास आ जाएगा A1 बाय 2, तो लेंथ को जब आपने डबल किया तो एरिया आपके पास कैसा हो गया, आधा हो गया एरिया। यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, जो भी आपको कंडीशन दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां से रिलेशन सीधी सीधी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास चेंज कि वायर में इतना लेंथ बढ़ाया तो इतना, बताओ कितनी रेजिस्टेंस हो गई, ये किया तो कितनी हो गई, ये किया तो कितनी हो गई, ऐसे इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन देखा था अभी, उसको बता देता हूं आपको मैं एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखा था हमने अभी, क्वेश्चन देखा था ये वाला नहीं, इससे पहले क्वेश्चन देखा था हमने, इससे पहले क्वेश्चन देखा था। चलिए देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। चलो, The resistance of the resistor is reduced to half of its initial value. Resistance को आधा कर दिया। If other parameters of electrical circuit remains unaltered, बाकी पैरामीटर चेंज नहीं किए हैं हमने, the amount of heat produced in the resistor becomes, अगर रेजिस्टेंस को आपने आधा कर दिया, बाकी पैरामीटर चेंज नहीं किए हैं, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया है, बाकी पैरामीटर चेंज नहीं किए हैं। चलिए जरा देखते हैं हम क्वेश्चन। रेजिस्टेंस को कर दिया आधा, R1 मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस था, तो R1 के केस में हीट डेवलप्ड था, H1 था आपके पास, कितना फॉर्मूला होता है उसका, I स्क्वायर RT होता है, फॉर्मूला इसका I स्क्वायर RT होता है, तो I स्क्वायर R1T हो गया आपके पास, ठीक है। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड, बाकी पैरामीटर चेंज नहीं किए, I चेंज नहीं हुआ है, T चेंज नहीं हुआ है, उसने बोला रेजिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, रेजिस्टेंस को कर दिया आधा, तो रेजिस्टेंस सेकंड वाली आपके पास क्या हो गई, R1 बाय 2 हो गई, तो सेकंड टाइम्स ऑफ हीट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी I स्क्वायर R2T, और H2 आपके पास आ जाएगा I स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय 2T, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहली हीट के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो H2 आपके पास आ जाएगा H1, और ये 2 यहां आ गया H1 बाय 2, और 2 टाइम्स जो है कम हो जाएगी, सॉरी ये नहीं, हाफ हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट होगा। चलिए पिछला क्वेश्चन देखते हैं हम, पीछे एक क्वेश्चन छूटा था शायद, है ना, ये रहा, प्रूव दैट द करंट थ्रू, पावर का बता रहा है ये, चलो हम लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, पावर का कॉन्सेप्ट भी तो कराना है आपको, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा वैसा, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम in which 9 identical resistors of 3 ohm each are connected is shown in the figure. If the reading of the ammeter A1 is 1 ampere, A1 की रीडिंग है 1 एम्पियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलो 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 चलो, 9 है ना, तो 9 है तो अच्छा हाँ यहाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्या पूछा है, व्हाट इज, देखो यहाँ दोनों सीरीज में है, यहाँ दोनों पैरेलल हैं, ये तीनों पैरेलल हैं, और ये चारों पैरेलल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों पैरेलल हैं, बस ये A2 क्या बताएगा, ये A2 बताएगा इस वाले में से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। ये सबकी पोटेंशियल बताएगा, ये सबकी पोटेंशियल बताएगा, ये बताएगा इसके अंदर टोटल कितना करंट जा रहा है, ये बताएगा इस पूरे में से आने के बाद इधर टोटल करंट कितना आ रहा है। अच्छा, A1 की और A3 की रीडिंग बराबर होनी चाहिए, तो इसकी रीडिंग भी 1 एम्पियर होगी,
A1 A3 की रीडिंग बराबर होनी चाहिए, इसकी रीडिंग भी 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है जी, टोटल निकाल लेते हैं हम। चलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग A1 एंड A3? गिव रीजन फॉर योर आंसर। A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है, A3 की रीडिंग भी 1 एम्पियर होगी, क्योंकि A3 भी सारे सर्किट के बाद जोड़ा गया है, इसलिए जितना करंट यहां से आ रहा है इनके अंदर उतना ही करंट इधर से बाहर जाएगा। सीरीज, इन सीरीज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग इज सेम, सीरीज में सेम करंट पास होता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A2 A3? A2 और A3 की रीडिंग में क्या रिलेशन होगा? A2 और A3 की रीडिंग में क्या रिलेशन होगा? A2 से A3 की रीडिंग, A3 की रीडिंग ज्यादा होगी A2 से। ठीक है, A3 की रीडिंग ज्यादा होगी A2 से। अब भाई अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और ये सारे रेजिस्टर सेम हैं, तो 0.25 करंट इसमें से पास होगा। ये तो कॉमन सेंस सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ 1 एम्पियर है, 0.25 होगा, यहाँ देखो, यहाँ पास होगा 0.5 करंट आधा आधा हो जाएगा, सेम रेजिस्टेंस। यहां पास होगा, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे हम, तो 0.3 0.3 0.3 3 करंट पास होगा इसके अंदर से, और इसमें 0.25 0.25 0.25 करंट पास होगा इसमें से, 0.25 करंट पास होगा इसमें से। कॉमन सेंस लगा लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपसे पूछा इसने कितना है, तो A3 जो है वो A2 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है वो भी आप निकाल सकते हैं। ये 0.25 है, ये 1 है, तो ये 4 टाइम्स है। A3 becomes equal to 4 टाइम्स ऑफ A2। 25 चौके 100, 1 एम्पियर 4 टाइम्स ऑफ A2 के बराबर हो जाएगा ये। अगला है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। V1 की रीडिंग आपको फाइंड करनी है, V1 की रीडिंग आपको फाइंड करनी है, V1 की रीडिंग आपको फाइंड करनी है। तो करंट इसमें से जा रहा है 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 1.5 वोल्ट आ जाएगा इसके अंदर, 1.5 वोल्ट आ जाएगा इसके अंदर, 1.5 वोल्ट आ जाएगा इसके अंदर, 1.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.5 वोल्ट आ गया इसके अंदर। V1 की रीडिंग 1.5 वोल्ट है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल 1.5 वोल्ट यहां से निकाल लिया आपने इसमें से। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस देखिए जरा, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे 1.5 वोल्ट आएगा, सॉरी 1.5 ओम आएगा। ठीक है, फिर इन तीनों को, ये इसके साथ सीरीज में हो गया, इन तीनों को जोड़ोगे 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 3 डिवाइडेड बाय, चलिए जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम आएगा 3, दिस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, काट पीट के 1 आ गया, 3/3 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और इसके अक्रॉस 1 वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 1 वैल्यू रेजिस्टेंस की आ जाएगी, 1 एम्पियर उसकी आ जाएगी। तो पोटेंशियल निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद इसकी निकाल लो, 3 3 3 3 सबको जोड़ना है, तो 3 3 जोड़ोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेगा 3, आपके पास एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 4/3 आ जाएगा, ये 3/4 आ गया, 3/4 3/4 3/4 आ गया आपका। ठीक है, 3/4 आ गया, दिस विल बी 3/4। 3/4 कितना होता है, 3/4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7 और 5, तो 0.75 आ गया, 0.75 आ गया, 0.75। तो 1.5 प्लस 1 2.5, 2.5 और 7 0.75, तो 2.5 और 0.75 यूज करेंगे, 7 5 12 2 1 3, 3.25 आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इसके अक्रॉस जो पास हो रही है। इजी सवाल है, बस ये देखने में लग रहा है कि इतना हुआ सवाल है, पता नहीं क्या ही बना के दे दिए, इजी सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए सर्किट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी, सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी कि अगर हम इंक्रीज करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं तो कैसे चेंज होगा, एरिया इंक्रीज करते हैं तो कैसे चेंज होगा, कैलकुलेशन उसकी कैसे होगी, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आया कि रेजिस्टेंस आपको दे रखी है कुछ कंडक्टर की, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 4 ओम कंडक्टर की दे रखी है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कंडक्टर की दे रखी है 4 ओम, लेंथ आपकी L1 L थी और L2 को हमने आधा कर दिया, आधा नहीं डबल कर दिया, L2 को हमने डबल कर दिया। बताइए नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा आप यूज करेंगे इसको। कैसे यूज करेंगे? देखो हमारे पास R2 का फॉर्मूला क्या है? R2 का फॉर्मूला है रो L2 बाय A2। R2 का फॉर्मूला है रो L2 बाय A2। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? A2 इज इक्वल टू था A1 इंटू L1 बाय L2, ये था। A2 बाय A1 इज इक्वल टू L1 बाय L2 था। इसको यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो आपके पास आ जाएगा A1 इंटू L अपॉन 2L, L से L कैंसिल, A2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास A1 बाय 2, यानी आधा हो गया। ये वैल्यू पटक दो इसके अंदर, वैल्यू पटक दो। R2 इक्वल टू आएगा आपका रो L2 की जगह 2L डिवाइडेड बाय A2 की जगह A1 बाय 2, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रो L1 बाय A1। अच्छा, रो L1 बाय A1 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस R1 के बराबर है। तो यहां से हम लिख लेंगे भाई R2 हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1। R2 हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1। पहली रेजिस्टेंस कितनी थी? 4 ओम। तो दूसरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके पास हो जाएगी 16 ओम। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हो, लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्किट प्रॉब्लम की। ये रहा सर्किट प्रॉब्लम। अभी हमने इससे पहले भी एक सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। मैंने आपको यही बताया था। क्या करते हैं हम यहाँ पर? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इसके अंदर? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 4, 6, 16, 8 और 6 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में। अच्छा, ये अलग अलग दे रखा है। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, आपने देखो फर्स्ट पार्ट उसने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। सारी नहीं पूछी आपने, ए और बी के बीच में पूछी है उसने। तो ए और बी के बीच में कितनी है? देखो सीरीज में है 4, 6, 16, सबको जोड़ दो। इनके बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी, रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी 4, 6, 10, 26 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी ए बी के बीच में। आर ए बी आ जाएगा 26 ओम। चलिए, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी सी। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो बी और सी के बीच में 8 और 8 सीरीज, 8 और 8 पैरेलल में है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी हमने फॉर्मूला किया था, सीधा सीधा यूज करेंगे। दिस विल बी 64 अपॉन 16, 4 आ जाएगा आपके पास। 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो RBC आपके पास है 4 ओम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट निकाल लिए, एक एक नंबर हो गया। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। अगर हम की को क्लोज करें तो करंट कितना ड्रॉ करेगा ये? ठीक है, तो करंट निकालना है। करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल कितना है? 26। वो वाला भी सीरीज में आ गया तो 4, कितना हो गया? 30 ओम रेजिस्टेंस आ गई आपके पास। करंट आपको निकालना है, फॉर्मूला V बाय R होता है। V कितना है? 6, ये है 30, कैंसिल करेंगे 5, 0.2 आ जाएगा। 0.2 एम्पियर करंट आ जाएगा। 0.2 एम्पियर करंट पास हो रहा है इसके अंदर से। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन की इज क्लोज्ड। 0.2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इन द अबव सर्किट द 16 ओम रेजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स 8 ओम, व्हिच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो ये बोल रहा है कि 16 ओम के अक्रॉस और ये 8 और 8 ओम के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? ज्यादा ही पूछा है ना, which one has more potential difference? किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होता है। निकाल के देख लेंगे भले हम। ये हमारे पास इसके अंदर से करंट पास होगा कितना? 0.2, 16 दूनी 32, 3.2 वोल्ट इसके अक्रॉस जाएगा। 3.2 वोल्ट इसके अक्रॉस जाएगा। इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस 4 है, 4 दूनी 8, 0.8 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल खाएगी, वो उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस। 16 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसका ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता ही है IR। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना कम उतना पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो सीधा सीधा सा आंसर है इसका। रेजिस्टेंस ज्यादा है 16 ओम, इसलिए उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। चलिए यहां आ जाइए। 13 क्वेश्चन, सर्किट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। 2 और 2, इसकी रेजिस्टेंस 1 हो जाएगी, सीधी सीधी सॉल्व करेंगे। 3, 3, 3, इसकी भी 1 हो जाएगी। 4 और 2 6, 3 और 3 6, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 0.25। क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी।
तो फर्स्ट एंड सेकंड की वन हो जाएगी, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होगा। सीधा सीधा जब सवाल है, इसमें क्या है करने में, बहुत आसान है, आप भी कर लेंगे इसको। यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज्ड। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है, V कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। देखो चलिए, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने आपको बताया था पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। 2 3 और 2 5 सीरीज में सीधा सीधा, और 5 और 1 6 सीरीज में डायरेक्ट, 6 ओम आपके पास आ गई रेजिस्टेंस। ठीक है जी, 6 ओम आपके पास आ गई रेजिस्टेंस। करंट निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट हमारे पास फॉर्मूला होता है V बाय R टोटल, और V हमारे पास है 2, ये है 6, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 एम्पियर आपके पास करंट हो गया। काटो मत, अगर करंट नहीं पूछा है तो काटो मत, आपको पोटेंशियल निकालनी है तो काटने की जरूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, खामखा कैलकुलेशन करते फिरोगे आप। ठीक है, काटो मत, पोटेंशियल फाइंड करना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम इक्वल टू है करंट पासिंग थ्रू 3 ओम मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। यही फॉर्मूला है, पहले भी कराया हमने। तो 3 ओम का पोटेंशियल करंट पास हो रहा है इसमें से 1/3, रेजिस्टेंस है इसका 3, कैंसिल कर देंगे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, इसका जो ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम। सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम। तो इस तरीके से आप सर्किट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन में हमारे पास आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन में हमारे पास आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? तो जूल ने ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास कराएंगे तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास कराते हैं तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, एंड अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर व्हिच द करंट पासेस। यानी हीट जो जनरेट हो रही है वो डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे, और हीट डिपेंड करती है टाइम पे, जितने टाइम के लिए आप करंट पास करा रहे हैं सर्किट में। ठीक है, तीनों को कंबाइन करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आता है हीट का, H = I²RT। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट को कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं हम, V = IR करके। ठीक है, तो जब आप ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे तो हीट के आपके पास दो फॉर्मूला बनते हैं, मैं लिख देता हूं। H देखिए यहां पर है आपके पास I²R, V है IR, सेपरेट करेंगे तो I × IR बचेगा और T बचेगा। IR की जगह V रख देंगे, आएगा VIT। तो एक फॉर्मूला हीट का आएगा VIT। ठीक है, दूसरा जब आप वैल्यू पुट करेंगे फिर से तो हीट का एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, हम पुट करेंगे वैल्यू V की वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपके पास आएगा I²RT, I की वैल्यू पुट करेंगे V/R। ठीक है, तो V/R पुट करेंगे, दिस विल बी V/R, ये V²R T हो जाएगा, दिस विल बी V²/R मल्टीप्लाइड बाय T। एक फॉर्मूला आपके पास हीट का ही है। तो तीन फॉर्मूले आपके पास हीट के आते हैं, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। ठीक है, रीजन क्या है हीट डेवलप होने का? कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हीट डेवलपमेंट? व्हाट इज द रीजन ऑफ हीट डेवलपमेंट? तो हीट डेवलप ही क्यों हो रही है? जब भी करंट किसी के मटेरियल के अंदर से पास होता है, जब भी करंट किसी मटेरियल के अंदर से पास होता है तो मटेरियल के एटम्स में होता है थर्मल एजिटेशन। मटेरियल के एटम्स में होता है थर्मल एजिटेशन, यानी हीट की वजह से वो आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन क्या करता है? थर्मल एजिटेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है पार्टिकल्स की। थर्मल एजिटेशन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से
काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो एनर्जी ज्यादा लूज होने लगती है। जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो एनर्जी लॉस भी बढ़ जाता है। जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं लॉस ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, और यही लॉस ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर होता है कंडक्टर के ऊपर। This loss of energy appears in the form of heat on the conductor. So this is the reason behind the heating effect of conductor. ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं लीस्ट काउंट का। पिछले 2-3 बार से आपके लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लीस्ट काउंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे दिया गया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है, मान लीजिए इस तरीके से आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और उस इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर लगा हुआ है, फिल कर लेते हैं इसको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर बना लेता हूं। ये रहा पॉइंटर जो इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, ऐसे इधर ये पॉइंटर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, ये पॉइंटर आपका इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है और यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं अलग, आपको इस इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग नंबर दिए गए हैं। यहाँ से मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो रहा है, इधर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ऐसे करके आपको नंबर दिए हुए अलग अलग, और यहाँ पर रीडिंग दी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया है या 4 है या 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके आपको अलग अलग रीडिंग दी। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। ये किसी भी चीज का लीस्ट काउंट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट दिया है उसमें आप देखिए सबसे पहली वैल्यू कहां है। यहां मेरे को दे रखी है सबसे पहली वैल्यू 2। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू के बाद नंबर ऑफ डिवीजन, उस वैल्यू तक कितने डिवीजन बांटे हैं उसने, उस वैल्यू तक कितने डिवीजन बांटे हैं, इस वैल्यू को निकाल लेंगे, रेशियो को निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट। जैसे इसके अंदर इसका लीस्ट काउंट कितना है? पहली वैल्यू 2 पर है, नंबर ऑफ डिवीजन 5 है, पहली वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ डिवीजन 5 है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0. ठीक है, लीस्ट काउंट बहुत इजी है। चलिए हमने एक क्वेश्चन डाला है लीस्ट काउंट का, इसमें देख लेते हैं एक बार। आइए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन इन द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर। लीस्ट काउंट निकालना है आपको, लीस्ट काउंट सबसे पहले निकालना है। उसके बाद रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पढ़नी होगी सबसे पहले आप निकालिए लीस्ट काउंट, उसके बाद गिनिए कितने डिवीजन पे पॉइंटर है। डिवीजन कितने हैं? कोई रीडिंग नहीं गिननी आपको, डिवीजन कितने हैं, कितने डिवीजन पे पॉइंटर है, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट से, वही आपकी रीडिंग है। निकाल के दिखाते हैं। चलिए इसमें आपको क्या पूछा है? नीडल शोन इन द पोजीशन ऑफ वोल्टमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय दिस रिस्पेक्टिवली। वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है रीडिंग कितनी। चलिए पहली रीडिंग देखते हैं हम कहां तक है। पहली रीडिंग 1.5, पहली रीडिंग 1.5। हमने क्या बोला? लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है फर्स्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन वहां तक, नंबर ऑफ डिवीजन वहां तक कितने हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू है 1.5, फर्स्ट वैल्यू है आपकी 1.5, लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू 1.5, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिवीजन है 10, वैल्यू तक 10 डिवीजन है तो 10 आपके डिवीजन होंगे। डिवाइड करेंगे 0.15 आपका लीस्ट काउंट है। इस वोल्टमीटर का 0.15 वोल्ट लीस्ट काउंट है, इस वोल्टमीटर का 0.15 वोल्ट लीस्ट काउंट है। रीडिंग आपको फाइंड करनी है, रीडिंग आपको फाइंड करनी है तो वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर, वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन है बेटा? 10 तो यहां तक है, 11 और 12, 12वें डिवीजन पे है, तो नंबर ऑफ डिवीजन 12 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है? 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है? 12 12 पर 60, 0 पहले अच्छे,
12 6 18, ठीक है, पॉइंट लगेगा 2, 1.8 वोल्ट आपके पास, 1.8 वोल्ट आपके पास इसकी वैल्यू है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 0.15 और 1.8, 0.15 और 1.8 ऑप्शन सी करेक्ट है, 0.15 और 1.8 ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से लीस्ट काउंट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। लीस्ट काउंट में आपको याद रखना है, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? पहली रीडिंग फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद जब आप रीडिंग फाइंड करने के लिए जाएंगे, जब आप वैल्यू रीडिंग फाइंड करने के लिए जाएंगे, पॉइंटर जो रीड कर रहा है वो, तो रीडिंग आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन जहां पर पॉइंटर है, नंबर ऑफ डिवीजन जहां पर पॉइंटर है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, नंबर ऑफ डिवीजन जहां पर पॉइंटर है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, लीस्ट काउंट में आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। लीस्ट काउंट में आपसे वैल्यू पूछ सकता है, रीडिंग बताइए पॉइंटर क्या रीड कर रहा है, लीस्ट काउंट बताइए दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का, एमीटर का होगा तो एम्पियर में आएगा, वोल्टमीटर का होगा तो वोल्ट में। ठीक है, तो ये था हमारे पास लिस्ट। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ये वाला देख लेते हैं। 14 इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट वायरिंग विद 15 एंपियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हिच है 15 एंपियर हाई पावर डिवाइसेस के लिए यूज होता है। हाई पावर डिवाइसेस के लिए यूज करेंगे जैसे गीजर के लिए। ठीक है, पावर रेटिंग फैन के लिए नहीं करते हैं, नॉन मेटालिक बॉडीज के लिए भी नहीं करते हैं, लो पावर के लिए भी नहीं करते हैं, हाई पावर डिवाइसेस के लिए करते हैं। तो हाई पावर डिवाइसेस के लिए आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट के पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा हो गए तो हम हीटिंग इफेक्ट इसी में एक बार ऐड करेंगे। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस ज्यादातर आती हैं, तो एप्लीकेशंस में फटाफट हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन आती है हीटिंग डिवाइस, पहली एप्लीकेशन आती है हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस के अंदर आप सब ले सकते हैं। हीटिंग डिवाइस के अंदर आयरन ले सकते हैं, हीटिंग डिवाइस के अंदर गीजर ले सकते हैं, ठीक है, हीटिंग डिवाइस के अंदर हीटिंग रॉड ले सकते हैं, हीटिंग डिवाइस के अंदर टोस्टर ले सकते हैं। जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं सबके सेम एप्लीकेशन, सबकी सेम एप्लीकेशन। कौन सी? हीटिंग डिवाइस में दो प्रॉपर्टी होती है। हीटिंग डिवाइस में जो मटेरियल यूज होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी मटेरियल की, हाई रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की। हाई रेजिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि हीट रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो मटेरियल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो मटेरियल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर होता है इसका। हीट डेवलप हो रही है बहुत सारी, अगर बहुत सारी हीट डेवलप हो रही है और वायर मेल्ट हो गया तो कोई मतलब नहीं उसका, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वायर मेल्ट नहीं होती। ठीक है, वायर डज नॉट मेल्ट, तो वायर मेल्ट नहीं होती जिससे हाई टेंपरेचर पर भी वायर विथस्टैंड करती है, वायर बनी रहती है। तो जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस आयरन है, गीजर है, रॉड है, टोस्टर है और भी जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, these devices have two important properties, high resistance and high melting point temperature। high resistance उसे ज्यादा टेंपरेचर प्रोवाइड करता है और high melting point उसे हीट होकर मेल्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से हीटिंग डिवाइस प्रॉपर्ली काम करती है। सेकंड आपके पास है इसके अंदर, सेकंड आपके पास जो एप्लीकेशन आती है इसमें वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। सेकंड हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी दो प्रॉपर्टी हैं आपको जो याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, इसकी रेजिस्टेंस इज हाई। हाई रेजिस्टेंस क्या काम करती है? हाई रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है। मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फ्यूज का काम होता है ज्यादा करंट आने पर कट ऑफ करना सप्लाई को। ज्यादा करंट आने पर सप्लाई कट ऑफ कब होगी? जब फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का लो होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इसके अंदर। मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का होता है लो, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से फ्यूज वायर क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है विद हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम रेटिंग। रेटिंग से जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती है फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर प्रोटेक्ट करती है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो आपके घरों में यूज हो रहे हैं। यही फंक्शन है आपका फ्यूज। फ्यूज प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम
हाई वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, व्हिच इज इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल बल्ब। बल्ब में टोटल 3 प्रॉपर्टी होती है जो आप याद रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, बल्ब हैज हाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हाई का प्रोसेस वही है, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा और हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी इसके अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ज्यादा हीट डेवलप होने पर भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, मेल्ट नहीं होगी वायर। और थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी जो बल्ब में इंपॉर्टेंट है, इट एमिट लाइट एट हाई टेम्परेचर। बल्ब इट एमिट्स द लाइट, इट एमिट्स विजिबल लाइट एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस देकर, वैसे ही ये लाइट एमिट करने लगता है हाई टेम्परेचर, और लाइट एमिट करने की वजह से बल्ब जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, या बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और 3 प्रॉपर्टी है आपके इसके अंदर, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली एप्लीकेशन आपके पास है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल टोस्टर, आपके हीटर है, हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग रॉड है, उन सब में अलग प्रॉपर्टी है। दूसरी है फ्यूज, फ्यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है रेटिंग के हिसाब से, बट इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर, और मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर कम होने की वजह से जैसे ही करंट रेटिंग से बढ़ता है वैसे ही फ्यूज मेल्ट हो जाता है। और थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब, और इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज इट एमिट्स द विजिबल लाइट एट हाई टेंपरेचर। तो जैसे ही आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं ज्यादा रेजिस्टेंस देकर, वैसे ही ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर एंड एनर्जी। तो पावर और एनर्जी की बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज पावर हियर? पावर का यहां पर क्या मतलब है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क करने के रेट को पावर कहते हैं। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क बेसिकली होता है हीट डेवलप्ड, सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं आप, हीट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। और इससे पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं। पावर P इज इक्वल टू, हीट को यूज करेंगे I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय T, तो पावर का एक फॉर्मूला तो आएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पहला फॉर्मूला पावर का। फिर आप पावर के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT डिवाइडेड बाय T, तो ये कैंसिल होकर पावर का दूसरा फॉर्मूला आएगा V स्क्वायर बाय R। और तीसरा फॉर्मूला अगर आप हीट का यूज करेंगे P इज इक्वल टू VIT डिवाइडेड बाय T, तो कैंसिल आउट होकर पावर का तीसरा फॉर्मूला आएगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। 3 फॉर्मूले हैं पावर के जो आपको यूज करने हैं, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जो भी आपको कंडीशन दे रखी है पावर की, उसके अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे, ठीक है। आपको जो पॉइंट याद रखना है इसके अंदर, वो पॉइंट क्या है कि पावर किसी भी डिवाइस की आप चेंज करिए, पावर किसी भी डिवाइस की आप चेंज करिए, रेजिस्टेंस डिवाइस की चेंज नहीं होगी। पावर चेंजेस ऑफ द डिवाइस, पावर चेंजेस ऑफ द डिवाइस, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। यानी कि अगर किसी डिवाइस की पावर 220 वोल्ट 220 वॉट है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसकी सेम रहेगी। उसे 220 वोल्ट पर ऑपरेट करो या 110 वोल्ट पर ऑपरेट करो, रेजिस्टेंस उसकी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, ठीक है। नाउ पावर का यूनिट क्या होता है? तो ऐसा ही यूनिट जो पावर का है वो होता है वॉट, और कुछ बिगर यूनिट्स हम यूज करते हैं पावर के। द बिगर यूनिट्स आर किलोवाट, जिसमें 1000 वॉट होता है, दूसरा मेगावाट जिसमें 10 की पावर 6 वॉट होता है, और तीसरा होता है HP जो होता है 746
वॉट, ठीक है। सो दीज आर सम बिगर यूनिट्स पावर के जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो, आपको सपोज करिए 200 वॉट का एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। 200 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। 200 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। आपसे उसने बोला कि अगर इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट कराएंगे, अगर इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट कराएंगे तो 200 वॉट ही पावर होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम पावर 200 वॉट है उसकी जो 220 वोल्ट पे आती है, पर अगर आप उसको कम पे करोगे, कम पे चलाओगे, उसकी पावर वॉट में कम हो जाएगी, यानी वो कम ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी की बात पे। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एनर्जी होता है पावर और टाइम का प्रोडक्ट। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? एनर्जी का एसआई यूनिट होगा वॉट सेकेंड, ठीक है। वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड आप याद रखेंगे, वॉट सेकेंड इसका यूनिट होगा, और दूसरा यूनिट होगा इसका जूल, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो वॉट सेकेंड इसका यूनिट होगा और दूसरा यूनिट होगा इसका जूल। एनर्जी का फॉर्मूला आएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो क्योंकि हीट एनर्जी है तो हीट के जितने फॉर्मूले होंगे, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये सारे फॉर्मूले आपके एनर्जी के फॉर्मूले में यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन आपको याद रखना है, तो किससे याद रखेंगे? देखो, एनर्जी 2 यूनिट में कैलकुलेट होती है। कई बार आपको बोलता है वो कि एनर्जी कैलकुलेट करिए, 2 यूनिट में कैलकुलेट होती है। एक तो वो कैलकुलेट होती है जूल में, जब वो सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा आपसे तो आपको जूल में एनर्जी कैलकुलेट करने को देगा, पर अगर वो कॉस्ट कैलकुलेट कराता है तो आपको जूल में नहीं देगा, वो आपको देगा किलोवाट आवर में, ठीक है। जब जूल में देगा तो एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा आप पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम लगाएंगे। पावर आपको वॉट में लेनी है, टाइम आपको सेकंड में लेना है, और आपको जूल में एनर्जी निकाल देनी है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। किलोवाट आवर में जब आपको एनर्जी निकलवाएगा, वो किलोवाट आवर में जब आपको एनर्जी निकलवाएगा तो आपको पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर्मूला तो लगाना है, पर आपको जो पावर लेनी है वो किलोवाट में लेनी है, और जो टाइम लेना है वो आर में लेना है। तब आपके पास जो एनर्जी आएगी वो किलोवाट आवर में आएगी, ठीक है। और जो किलोवाट आवर में एनर्जी आएगी आपके पास, जो किलोवाट आवर में आपके पास एनर्जी आएगी, तो 1 किलोवाट आवर जो होगा वो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। 1 किलोवाट आवर जो होगा वो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी की कॉस्ट आपको दे रखी होती है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाता है 4.5 रुपीज पर यूनिट। 4.5 रुपीज पर यूनिट, तो ये 1 यूनिट की एनर्जी है। तो आप किलोवाट आवर में निकालिए, जितना किलोवाट आ रहा है वही यूनिट के बराबर है, और उस यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू से, रेट से, तो आपके पास आ जाएगा आपका कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन इस तरीके से होता है आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन आप याद रखेंगे। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन क्या है? एनर्जी को लेना है आपको किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कॉस्ट आपको दी हुई होगी 4.5 रुपीज पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट, कॉस्ट रुपीज, तो आपके पास जो बिल आ जाएगा, बिल पूछेगा आपसे बेसिकली, तो आपके पास जो बिल आएगा वो आपके पास आएगा कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप यहां से आपकी एनर्जी की कॉस्ट या बिल निकाल पाएंगे। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। पावर एंड बल्ब प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपसे जस्ट डिस्कस किया कि
एक बल्ब जिसकी पावर 200 वॉट है वो 200 वॉट पे तब ऑपरेट करेगा जब उसकी जो आपका पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट आप प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बल्ब है, इसकी पावर 200 वॉट है और ये जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है रेटेड पोटेंशियल वो दिया है 220 वोल्ट, तो जब आपका 220 वोल्ट बल्ब के अंदर जाएगा तभी वो 200 वॉट पे ऑपरेट करेगा। अगर पोटेंशियल 220 से कम जा रहा है तो वो 200 वॉट पे ऑपरेट नहीं करेगा, वो 200 से कम ऑपरेट करेगा। तो वही आपका पावर और बल्ब प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। चलिए, पावर और बल्ब प्रॉब्लम भी हो गया। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। एज शोन इन द डायग्राम द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एमीटर, वोल्टमीटर, 4 cells, a plug key and a gap of xy when set up voltmeter emitter reading were recorded for observation of table। अरेंजमेंट नंबर 1 है only resistor R1 in the gap, R1 only resistance R1 in the gap, only resistance R1 in the gap। ये इसके क्वेश्चंस हैं। अरेंजमेंट है कि जब रेजिस्टेंस R1 गैप में जाता है, फिर ओनली रेजिस्टेंस R2 इन द गैप, सिर्फ R1 गया गैप में, सिर्फ R1 आपने डाला, गैप में R2 डाला, सीरीज में डाला तो R1 प्लस R2 आया, पैरेलल में डाला तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आया। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो चलिए देखते हैं। Based on which one of the following graph represents series combination। ठीक है, अब देखिए R1 प्लस R2 मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा। अब देखो मैक्सिमम करंट किस में जा रहा है, इसमें आपको दिख रहा है मैक्सिमम करंट किस में जा रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है डी में। यहां पे मैक्सिमम करंट जा रहा है डी में, करंट मैक्सिमम है, कम पोटेंशियल पे है, मैक्सिमम करंट डी में जा रहा है, तो डी वाला हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिनिमम करंट किस में जा रहा है, ए में जा रहा है, तो ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, this is series combination। Which one of the following graph represents the series combination of R1 R2? series combination R1 R2 A represent करेगा। Which one of the following graph represent parallel combination R1 R2? पैरेलल कॉम्बिनेशन डी रिप्रेजेंट करेगा। शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, देखो शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। आपको बताना है कि 3 रजिस्टर 10 ओम का कैसे कनेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन 15 आ जाए। देखो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। 2 रेजिस्टेंस 10-10 की हम जोड़ देंगे पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस 10-10 की पैरेलल में जोड़ देंगे और 1 रेजिस्टेंस जोड़ देंगे सीरीज में। ये 10-10 का आ जाएगा 5 और ये 10-15 आ जाएगा, ऐसे सीधा सीधा। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे, पैरेलल में आधी हो जाएगी, 15 आ जाएगा। इजी है। ये वाला देखते हैं। बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ये 5 रजिस्टर के अक्रॉस हमने बैटरी जोड़ी है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 0.3? 0.3 में से कितना करंट पास करेगा? सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में हमें पॉइंट पता है, सीरीज में आपके पास करंट सेम फ्लो करता है सारे रजिस्टर में से। निकाल लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.6, 0.6 और 0.4 आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 1 ओम, करंट आपके पास आ गया V/R यानी 6/1, 6 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। तो 0.3 ओम में से भी कितना करंट फ्लो करेगा? 6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्यों जस्टिफाई करना है आंसर को? तो जस्टिफिकेशन में आप यूज करेंगे in all the series combination current flow all the resistors is same। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है सारे रजिस्टर्स में से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। 10 और 15 पैरेलल में है, 60-40 पैरेलल में है। क्या पूछा है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस आपको बताना है टोटल। तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, उन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 15 into 10/25। ठीक है, इस वाले का जोड़ेंगे, इस वाले का जोड़ो, Rp इक्वल्स टू 60 into 40/100। ठीक है, सोल्व कर लेना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आ गया आपका 150/25 और ये 6 आ जाएगा।
यहां निकाल लो इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा आपका, ये आएगा 6 और 4 24 और 2 जीरो से निपट गया तो 24 ओम इसका आ रहा है। सीरीज में जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 और 6 30, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका सर्किट का 30 ओम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ जाएगा 30 ओम। ठीक है जी, चलिए क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम। नेक्स्ट पूछा है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R, V है 15 वोल्ट, R है आपका 30, यह आ जाएगा आपके पास 1/2 0.5 एम्पियर करंट आ जाएगा, आ गया टोटल करंट ड्रॉन 0.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, 10 ओम और 15 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो क्योंकि दोनों सीरीज में है, सॉरी दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम, दोनों पैरेलल में है पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम, करंट 0.5 एम्पियर जा रहा है और इन दोनों का जो नेट पोटेंशियल आया, नेट रेजिस्टेंस आया वो 6 ओम आया, तो सीधा निकाल दो, हमारे पास पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, दोनों का आया है 6, I है आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो गया 30, 3 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, 3 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, 10 ओम के अक्रॉस ऊपर वाले में भी 3 और 15 ओम के अक्रॉस भी 3 वोल्ट आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, स्टडी द सर्किट शोन in which two resistors X and Y of resistance 3 ohm and 6 ohm respectively are joined in series with battery 2 volt, 2 वोल्ट की बैटरी है, क्या पूछा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम showing the above two resistors X and Y joining in parallel with the same battery and same ammeter और वोल्टमीटर, X और Y के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दें, ऐसा डायग्राम बनाना है। क्या है यार, इतना आसान, देखो X और Y को पैरेलल में जोड़ दो, ये हो गया 3, यहां जोड़ दिया आपने 6, ये हो गया 6, ठीक है, बाकी सारा सर्किट सेम है, इधर से निकालो लाइन, इधर से निकालो, ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये की हो गई, हो गया डायग्राम बन गया, 3 और 6 को आपने पैरेलल में जोड़ दिया, हो गया। अगला देखो, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Y, सेकंड करंट थ्रू X एंड Y बी द सेम, दोनों में से किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा इसमें से, करंट सेम रहेगा इसमें से, सीरीज वाले में से, पोटेंशियल सेम रहेगा इसमें से, पैरेलल वाले में से, करंट सेम रहेगा सीरीज वाले में से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Y सेम रहेगा पैरेलल वाले में से। ठीक है जी, थर्ड फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, बैटरी के अक्रॉस करंट निकालना है आपको, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू V बाय R, सीरीज कॉम्बिनेशन में V है 2 और रेजिस्टेंस है आपका 9, तो ये 2/9 एम्पियर आ जाएगा, काट लेना यार, 2/9 एम्पियर हो गया। ठीक है, और डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर्स X एंड Y, पैरेलल की इक्विवेलेंट निकालनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, R इज इक्वल टू 3 into 6 upon 3 plus 6, ये हो गया 18, ये हो गया 9, 2 ओम आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं, लास्ट, इलेक्ट्रिकल कैटल इज रेटेड 750 watt to 220 volt, कैन दिस कैटल बी यूज्ड इन अ सर्किट which having fuse of 3 एम्पियर, हम निकाल लेते हैं करंट कितना पास होगा इसके अंदर से, 220 वोल्ट पे अगर ये ऑपरेट करेगी तो मैक्सिमम करंट कितना पास होगा इसके अंदर से, फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू VI, फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू होता है P अपॉन V, पोटेंशियल है 750 और सॉरी पावर है 750 और पोटेंशियल है 220, ये कैंसिल करो, 22 से यूज करेंगे तो 22 3 66 होता है, 22 चौक 88 होता है, ये 3 से ज्यादा आएगा, करंट आएगा आपका I इज ग्रेटर देन 3 एम्पियर, I इज ग्रेटर देन 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से ज्यादा आ रहा है और 3 एम्पियर का आप फ्यूज यूज कर रहे हो तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, यही जस्टिफिकेशन है आंसर का, रीजन के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ करंट आ रही है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ करंट है, इज मोर देन द फ्यूज रेटिंग, तो इफ द फ्यूज इज यूज्ड देन इट विल गेट डैमेज्ड, द इलेक्ट्रिकल कैटल विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, तो ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से लिए हैं, प्रीवियस ईयर आपके फिजिक्स के एग्जाम से लिए हैं, जो आपके 2022 से लेकर 2025 तक के पेपर आए थे। ठीक है,
आई होप आपके सारे डाउट्स इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को भी आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आप फिजिक्स के पार्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए बाकी चैप्टर्स के, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।